देश के वृद्धजन धूप हैं और ये सरकार अंधेरा है। ये सरकार वृद्धजनों को ना ललकारे। ये सरकार वृद्धजनों की वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। मैं मनु सुराजी। लगातार 11 लाख की चेतावनी रंग ला रही है और लोग 10, 20, 50 लोगों से फॉर्म भरवाकर भिजवा रहे हैं। फॉर्म के साथ साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उन सब से चीजों से करने से पहले, बहुत सारी बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कविता के माध्यम से मैं बात करूंगा। धूप से बोला अंधेरा, तू है ये प्रमाण ला। धूप फिर ये हंस के बोली, ज्यादा ना तू फड़फड़ा। तू जहाँ है मैं भला, आऊं ये कैसे तू बता। आ गई तो वजूद तेरा, पल में खाक हो गया। कौन लेगा फिर प्रमाण, जब वहाँ कुछ ना बचा। इसलिए चुपचाप रहकर ले अंधेरे तू मजा। ये मैंने कविता क्यों पढ़ी? ये कविता मैंने इसलिए पढ़ी कि लोग चैलेंज देते हैं, लोग चुनौती देते हैं और अंधेरा धूप को चुनौती दे रहा है कि भाई तू कहाँ है, ये प्रमाण दे। तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है। तो धूप ये हंस के बोल रही है कि मेरी हैसियत को चेक मत कर अंधेरे। अगर मैं आ गई तो तेरा तो समूल नाश ही हो जाएगा। जहाँ धूप होगी वहां अंधेरा होगा नहीं, और जब धूप आ जाएगी तो अंधेरा गायब हो जाएगा। और अंधेरा फिर किससे प्रमाण लेगा? इस देश की जनता, इस देश के वृद्धजन धूप हैं और ये सरकार अंधेरा है। ये सरकार वृद्धजनों को ना ललकारे। ये सरकार वृद्धजनों की स्टेमिना को चेक ना करे। ये सरकार वृद्धजनों की चेतावनी को हल्के में ना ले, क्योंकि अगर ये ज्यादा चैलेंज करेगी कि ला प्रमाण दे कि तू है भी कि नहीं, तो वो घर से बैठकर एक पत्र भी भेजेगा ना, तो इनका समूल नाश हो जाएगा। सरकारों की पूरी तरीके से हाथ पैर उखड़ जाएंगे। ये जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो शैतानियां करते हैं पेंशन के नाम पर, जो उल्टे सीधे नियम बनाते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा, नियम पर। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों की भी बात करूंगा जो हमारे और आपके वृद्धजनों के बीच में से ही हैं। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग मुझे फोन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, 99% लोग मेरे समर्थन में है और मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं आप ठीक कर रहे हो। लेकिन 1% लोग जो छुटवैये नेता हैं या कोई छोटा मोटा ग्रुप चलाते हैं, ऐसे छिचोरे लोग उल्टा सीधा फोन करते हैं। और जब वो बात करते हैं तो उनके बात के लहजे से पता लग जाता है कि इनको ये आंदोलन पच नहीं रहा है। तो उनको जवाब कैसे दें, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कभी मेरी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, कभी पूछेंगे आपकी जाति क्या है, कभी पूछेंगे आपका धर्म क्या है, कभी पूछेंगे क्या आप पेंशनर्स हैं, कभी पूछेंगे आपका नाम क्या है। अरे भाई, अगर आप मेरे फोन पे फोन कर रहे हो तो मेरा नाम भी जानते हो, मेरी आइडेंटिटी भी जानते हो, मेरे बारे में भी जानते हो, मेरे नंबर के बारे में जानते हो, तभी आप मुझसे फोन कर रहे हो। आप क्या जानना चाहते हो कि मैं रोज सुबह कौन सा कोलगेट से ब्रश करता हूँ, दोपहर को कौन सा खाना खाता हूँ और शाम को कौन सा चैनल देखता हूँ? क्या ये देखना चाहते हो? भाई, इन सब में ध्यान ना लगाओ, अपना काम करो। और तुम्हारी राजनीति अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारा जो छुटवैयापन है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि सारे बुजुर्ग लोग 10 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं वो परेशान हैं, वो दुखी हैं। और उन्होंने देख लिया है कि ये जो नाटक चल रहा था बुजुर्गों के नाम पर, ये नाटक बार बार मिलने का, आश्वासन लेने का नाटक, इससे वो तंग आ चुके हैं। अब वो अपने मूड में है पेंशन के रूप में। और जो नेगेटिव एनर्जी हो रही है उसको ज्यादा नेगेटिव मत करो, क्योंकि शिव जी की अगर तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होता है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का संपूर्ण विनाश हो जाए। सरकार को वृद्धजनों का टेम्पो चेक नहीं करना चाहिए, उनके क्या बोलते हैं, उनकी पेशेंस को, उनके धैर्य की परीक्षा ना ले। और मैं बहुत सारे लोगों से ये कहना चाहूँगा, जो लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, मेरे को सहयोग कर रहे हैं, और मैं फॉर्म आपको भेजता हूँ, तो आप किसी को फॉर्म भेजते हैं तो साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस भी भेजिए, जिससे वो प्राइम मिनिस्टर को फॉर्म भेजें। प्राइम मिनिस्टर के पास फॉर्म पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी काम तब पूरा होता है जब उसको हम, जो हमने उद्देश्य बनाया, जो संकल्प बनाया, उससे बढ़कर करें। अगर 1000 फॉर्म पहुंचे तो नहीं मिलेगी पेंशन, 2000 फॉर्म पहुंचे तो नहीं मिलेगी पेंशन, 10,000 फॉर्म पहुंचे तो नहीं मिलेगी पेंशन, 1 लाख फॉर्म पहुंच गए
तो सरकार सोचेगी पेंशन देने में, और 11 लाख पहुंच गए तो मैं इतना मुझे पूरा भरोसा, अगर 11 लाख फॉर्म पहुंचेंगे तो इसी सदन में, इसी बजट सेशन में, इसी बजट में सरकार अनाउंस करेगी ईपीएस 95 में पेंशन में बढ़ोतरी। अब कितनी होगी बढ़ोतरी, क्या होगी? कुछ लोग ज्ञानचंद भी आते हैं, एक ज्ञानचंद की बात करता हूं ऐसे। वो ज्ञानचंद मुझसे कहते हैं कि भाई इन लोगों को जिनको 1000 से कम पेंशन मिल रही है, इन्होंने अपनी पेंशन बेच दी थी। बेचने का मतलब वो बताता है व्यक्ति, जो भी व्यक्ति था, मुझे नहीं पता कौन था, वो कहता है कि 10% पेंशन दे दी, उसके एक मुश्त पैसा मिल गया, 20% दे दी, जितनी भी दे दी आपने, तो उतनी पेंशन कटती है, इसलिए पैसा कम आता है। मैं ऐसे सब फन्ने खा उस्तादों से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि पेंशन किसे कहते हैं। जो बेच दिया वो हिस्सा परसेंटेज बेच दिया, लेकिन उसके बाद भी तो जो बचा है वही तो पेंशन रही। 20% कम पेंशन रही, लेकिन रह तो वो पेंशन ही है, जो हमें मिल रही है वो पेंशन ही है। अरे 20% कम मिल रही है। सपोज करो मेरे पास 100 रुपए थे, अब उसमें से 20 रुपए मैंने किसी को दे दिए, तो मेरे पास 80 रुपए रह गए, लेकिन है तो वो 80 रुपए ही, कुछ और तो नहीं हो जाएंगे। तो जो हमें मिल रही है अभी 1000 से कम, वो पेंशन ही है, वो और कुछ नहीं है। कट के जो मिल रही है वो पेंशन ही है। और सरकार ने क्या कहा कि उस पेंशन को मिनिमम कर रहे हैं 1000 रुपया। तो उसमें फॉर्मूला लगेगा क्यों? तो किसी फॉर्मूले से क्या मिनिमम 1000 किया है? उन्होंने तो ये कहा कितनी भी पेंशन हो आपकी, मिनिमम पेंशन का मतलब है आपकी 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, 900 हो, 950 हो या 1000 हो, हम उसको सॉरी 999 हो, हम उसको 1000 कर देंगे, सरकार ने ये कहा। तो आपको कितनी कट रही थी उससे मैटर नहीं, सरकार ने ये क्या कि जितनी मिल रही थी उसको 1000 करेंगे, क्योंकि 1000 एक उन्होंने सरकार ने ये कहा कि भाई मानवता के लिए या लोगों के लिए बिगर किसी फॉर्मूले के हम मिनिमम 1000 देंगे। तो 1000 से कम क्यों मिल रही है? मालूम है कम क्यों मिल रही है? कि ईपीएफओ टाका मार रहा है उसमें। जो 1000 आपको मिल रही थी ना, उसमें से ईपीएफओ मुझे लगता है टाका मार रहा है, मुझे लगता है ऐसा। ये वैसा ही है कि किसी के घर में बाढ़ आ जाए और राहत सामग्री भेजी जाए। सपोज करो आपके गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के बाद अगर राहत सामग्री भेजी जा रही है, तो सरकार राहत सामग्री दे रही है 10 किलो। तो साहूकार आ जाए और बोले 10 किलो आपको राहत सामग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने मुझसे उधार लिया था, इसलिए से 5 किलो राहत सामग्री काट के मुझे दे दो, पहले मैं अपना वसूल करूंगा, फिर आप राहत सामग्री लोगे। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? अरे राहत सामग्री सरकार ने साहूकार का कर्ज पटाने के लिए नहीं दी। कर्ज तो वो जिंदा रहेगा तब पटा लेगा आपका। पेंशन में कटौती तो वो जिंदा रहेगा तब कर लेगा। ये 1000 रुपए सरकार ने किस लिए दिए थे? ये 1000 रुपए मिनिमम पेंशन सरकार ने दी थी कि व्यक्ति जिंदा रह पाए। उसने कितना कटाया, कितना कट गया, उससे मतलब नहीं था, क्योंकि कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 400 वाले को भी 1000 मिल रही है, 500 वाले को भी 1000 कर रहे हैं, 600 वाले को भी 1000 कर रहे हैं। तो इसमें जो ईपीएफओ के आईएएस या जो अधिकारी है, उन्होंने जानबूझ के टाका मारा है, और टाका मार के चोरी करी है 1000 रुपए में से। तो 1000 रुपए से जिनको भी कम पेंशन मिल रही थी, उनको सरकार ने कंपनसेट किया था, किसी फॉर्मूले के तहत नहीं दी। और कंपनसेशन में फॉर्मूला लगाकर उसे कम कर देना। अगर वो कह रहे हैं कि 10% 20% की पेंशन बेच दी थी इसलिए वो काट लेंगे, तो ये सीधा सीधा चीटिंग है। क्योंकि कंपनसेशन में जो आदमी को जिंदा रहने के लिए चीजें दी जाती है, राहत दी जाती है, उस राहत में से उधार चुकाया नहीं जाता, या उस राहत में से कमीशन नहीं खाया जाता, या उस राहत में से अपनी हिस्सेदारी नहीं खाई जाती। अगर ईपीएफओ खा रहा है तो एक गैर मानवतावादी काम कर रहा है और चीटिंग भी कर रहा है। और सरकार फिर ये कहे कि भाई जब स्टेटमेंट में उत्तर दे अपनी में, तो ये कहे कि भाई हम 1000 तो कर रहे हैं मिनिमम पेंशन, लेकिन इसमें से हम काट लेंगे। काट क्या लेंगे? तो मिनिमम पेंशन आपने 1000 नहीं की, फिर इसमें से काट लेंगे जितनी आपने पेंशन बेच दी। तो भैया काट ही लिया तो फिर 1000 की काय की राहत है? कोई राहत नहीं है। ये सवाल बड़ा गंभीर है, ये सवाल उठेगा और पूरे पुरजोर से पूछा जाएगा। और इसके कई तरीके हैं। देखिए, किसी भी चीज को आप कैसे लेते हो, कैसे सोचते हो, उसके कई मतलब होते हैं।
ये जो सरकारें हैं ये अपने मतलब से परिभाषाएं गढ़ती हैं, अपने मतलब से मैथमेटिक्स सेट करती हैं। इनके यहाँ 2 और 2 22 भी हो सकता है, इनके यहाँ 2 और 2 4 भी हो सकता है। ये जिस चाहे ना खाता ना भाई, जो ईपीएफओ के नियम बनाए वही सही। इन्होंने ऐसे नियम बना रखे हैं, ऐसे तरीके बना रखे हैं कि अगर आपको सरकार कंपनसेट भी करे ना, अब सरकार कहती है कि सरकार ये तो स्वयं पोषित वित्त योजना है। अगर स्वयं पोषित वित्त योजना है तो फिर सरकार क्यों उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देती है? स्वयं पोषित है तो स्वयं पोषित नहीं है, सरकार द्वारा पोषित वित्त योजना है, सरकार भी उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा देती है अपना। तो ये सरकार ये भी सेंटेंस झूठ बोल रही है कि स्वयं पोषित वित्त योजना है, इसमें सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है। और ये पैसा किसके पास जमा होता है? ईपीएफओ क्या है? ईपीएफओ सरकार से जुड़ा हुआ है, श्रम मंत्रालय के अधीन आता है, सरकार के अंदर आता है, तो सरकार का अपना ही एक घटक है। तो कैसे कह देगी कि तुमको अलग डिटैच कैसे कर देगी? अच्छा, सरकार जब इसमें कंपनसेट भी करती है तो सरकार एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार को पता लग रहा है कि यार ये योजना घाटे में जा रही है तो सरकार की पॉलिसी की वजह से जा रही है, सरकार के नियम कायदे की वजह से जा रही है, सरकार की मितव्ययता की वजह से जा रही है, सरकार के उल्टे सीधे खर्चों की वजह से जा रही है। और सरकार के जो अधिकारी हैं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जानबूझ के घाटा भी दिखाया जाता है। आजकल व्यापारियों को तो सुना था मैंने कि अपनी दुकान में घाटा दिखा देते हैं, कंपनियों में घाटा दिखा देते हैं। क्यों दिखा देते हैं कंपनियों में घाटा? ये टैक्टिक्स होती है, सीए समझाते हैं, सीए ऐसे नियम कायदे समझा देते हैं कि घाटा दिखा दो, कंपनी को 5 साल घाटे में चलाओ। घाटे में चलाने से क्या होता है कि बहुत सारी रिबेट मिल जाती है, बहुत सारा आपको फायदा मिल जाता है। फायदे में दिखाओगे तो आपके साथ बहुत सारी लायबिलिटीज आ जाएंगी, और घाटे में चले जाओगे तो आपके साथ बहुत सारी आपको फायदे मिल जाएंगे। तो ईपीएफओ को क्या जानबूझ के घाटे में डाला गया है? क्योंकि जब कंट्रीब्यूशन देने वाले 7 करोड़, सीधा सीधा मोटी मोटी बात करो, कंट्रीब्यूशन देने वाले 7 करोड़ और लेने वाले 1 करोड़ से कम, तो घाटा कैसे होगा? 7 करोड़ लोग पैसा दे रहे हो जिस दुकान में, 7 करोड़ घरों से पैसा आ रहा हो और 1 करोड़ घरों को जा रहा हो, तो कैसे घाटे में आ जाएगा? मुझे बताओ। या तो ऐसा होता कि भाई 1 करोड़ लोगों को पेंशन देनी पड़ रही होती और 50 लाख लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे होते, तब तो मुझे घाटा समझ में आता। घाटे की बात झूठी है। सफेद मोटी मोटी बात कहो कि 7 तरीके से तो पानी आ रहा है आपके घर में, 7 पाइपों से आ रहा है और 1 पाइप से जा रहा है, तो क्या होगा? इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है। भाई आउटपुट कितने लोगों को हर महीने ही तो पेंशन में कटवा रहे होंगे? 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग से ज्यादा तो हर महीने पेंशन कटवा रहे होंगे। और किस अनुपात में कटवा रहे हैं? अभी कटवा रहे होंगे, जो उनका जमा हो रहा होगा ना पैसा, वो अभी के अनुसार जमा हो रहा होगा, अभी के अनुसार यानी ज्यादा में। जैसे अभी किसी की 3000 कट रहा होगा, किसी का 2500 कट रहा होगा, किसी का 2000 कट रहा होगा, किसी का 5000 कट रहा होगा, 15000 तक की बात हो रही है। तो जो कंट्रीब्यूशन है, तो जितना पैसा जमा हो रहा होगा वो तो ज्यादा ही हो रहा होगा। पहले तो कम जमा हुआ था, 7500 से भी कम था, तो उस समय तो लिमिट भी थी, और तो उस समय पहले पैसा कम जमा हुआ था, अब ज्यादा हो रहा है। और जो पेंशन मिल रही है वो पुराने पैसे के अनुसार मिल रही है, तो पिछले पैसे के अनुसार मिल रही है। तो भैया घाटा कैसे है? ये कौन सा नियम है जो घाटे में बना देता है? ये कौन सा अर्थशास्त्र है? मुझे समझ में ना आता। ये सारे मैथ्स के नियम मुझे समझ में नहीं आते। इन्होंने मैथ्स की भी ऐसी तैसी कर दी, इन्होंने अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल की भी ऐसी तैसी कर दी। ये सारे देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि 7 करोड़ लोग पैसे दें और 1 करोड़ लोगों को तुम पैसा दो हर महीने, और उसके बाद भी तुम कहो कि हम 20 साल से घाटे में। तो भैया आप झूठ बोल रहे हो या हम बेवकूफ हैं? हम शिकारपुर से आए हैं, हम झुमरी तलैया से आए हैं क्या, या हम मूर्खनगर से आए हैं? हम इतने बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे हम भी हैं। तुम ज्यादा पढ़ लिए हो तो चीटिंग करने के लिए पढ़ लिए हो क्या? और ज्यादा क्या पढ़े हो? तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो कह रहे हैं घाटे में जा रही है। उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी इस देश की जनता है, उनसे ज्यादा मैथ समझती है, उनसे ज्यादा साइंस समझती है, उनसे ज्यादा अर्थशास्त्र समझती है। उसको तुमने बेवकूफ समझ रखा है। घाटे में जा रहे हो, काहे को घाटे में जा रहे हो? घाटे में तब जा सकते हो कि आपके खर्चे और हों, ईपीएफओ के खर्चे, पेंशन के अलावा और हों खर्चे। क्या करते हो भैया? ईपीएफओ के अधिकारी गोल्फ खेलते हो? ईपीएफओ के अधिकारी क्या विदेश यात्रा करते हो? क्या इतना बड़ा आपके पास मैन पावर है? क्या इतने बड़े एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी देनी पड़ती है? करते क्या हो वो तो बता दो। करते क्या हो? क्या सेमिनार करते हो? क्या करते हो? क्या आलू बोते हो? क्या धान बोते हो? क्या फसल मर जाती है तुम्हारी पैसे की?
या फिर ऐसा तो नहीं है कहीं आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो हर्षद मेहता की तरह, जो शेयर मार्केट डूब जाए तो हमारे पैसे भी डूब जाए, या फिर आप लोन पे उठा देते हो पैसे, या फिर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वाला पैसा हो जाता है कि मतलब आप एनपीए कर देते हो। एनपीए तो नहीं हो रहा ये पैसे का, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि घाटे में तभी जा सकता है जब एनपीए हो जाए, यानी कि ईपीएफओ जो पैसा पूंजी जमा हो रही है वो किसी को दे, किसी व्यापारी को दे या किसी पूंजीपति को दे और वो लौटाए ना, तो घाटा हो जाएगा। वरना कोई कारण नहीं है, क्योंकि इनपुट इतना आ रहा है आउटपुट इतना आ रहा है तो घाटा हो जाएगा। तो या तो ये बोलो कि तुमने पैसे दिए कहाँ हैं हमारे, सवाल तो ये होना चाहिए। ये 11 लाख की चेतावनी को हल्के में ना ले, पीएमओ से मैं कहना चाहता हूँ ये 11 लाख की चेतावनी को हल्के में ना ले, क्योंकि इसके बाद 51 लाख का तमाचा भी आएगा। 51 लाख का तमाचा का मोटी मोटी बात ये कर रहा हूं मैं कि 51 लाख अभी तक तो हमें जो पेंशन ले रहे हैं उनको शामिल किया है, अब जो पेंशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे हम, उसकी भी योजना है। मैं आज ये खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि भाई 51 लाख का तमाचा कैसे मारेंगे। अब जो युवा लोग पेंशन में फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो लोग मुझे फोन कर रहे हैं, वो लोग मेरे से बात करना चाह रहे हैं, वो लोग मुझे फोन, कई लोगों का फोन आया कि मनोज भाई मेरे 5 साल रहेंगे सर्विस में, क्या मैं फॉर्म भर दूं। उनके भी दिल में अब दुविधा उत्पन्न हो गई है, उनके दिल में भी सरकार के जवाब से एक नेगेटिविटी फैल गई है, और ये नेगेटिविटी सरकार फैला रही है। सरकार लगातार ये जो नेगेटिविटी फैला रही है इसका जवाब उसको देना होगा, और पुरजोर तरीके से हम पूछेंगे कि भाई घाटा कहाँ हो रहा है, कैसे हो गया घाटा, 20 साल से लगातार घाटे में कैसे हो गए, कौन सा दीमक लग गया है जनता के पैसे में जो चाटे जा रहा है जनता के पैसे, कौन से चूहे खा गए। ये कोई अनाज का गोदाम तो है नहीं जो आप कह दोगे कि चूहे खा गए। ईपीएफओ के पैसे को अनाज के गोदाम से तो तुलना कर नहीं सकते आप, ना तो कोई अनाज का गोदाम है ना कोई सड़ सकता है। पैसा है ये कैश, आजकल तो ऑनलाइन आता है, बैंक में आता है, डिजिटल मनी है, पैसा सीधा सीधा अकाउंट में कट रहा है, तो अकाउंट में दीमक तो लगा नहीं है। कोई फ्रॉड भी ईपीएफओ के साथ कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकता कि भाई हमारा और आपका पैसा तो साइबर ठग लेगा। तो ईपीएफओ का पैसा कहाँ गया, और लगातार आ रहा है उसके बाद भी घाटे में, तो कर क्या रहा है ईपीएफओ। ईपीएफओ की कार्यकलापों का खुलासा तो होना ही चाहिए। सवाल हम पूछेंगे, सवाल हम लगातार पूछेंगे, और लगातार पूछना हमारे लिए इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अब ये दुविधा बड़ी उत्पन्न हुई है। जब इन्होंने उत्तर दिया कि 20 साल से घाटे में ईपीएफओ, तो दिमाग घूम गया, भाई क्यों घाटे में है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम तो पेंशनर भी नहीं हो, ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो। तो एक मर्ज की इलाज कराने के लिए क्या एक डॉक्टर को मरीज बनना होगा। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को पहले ये क्या अभी तुम टीबी के मरीज रहे हो तो टीबी का इलाज करेगा क्या वो। एक ड्राइवर को पहले क्या सवारी बनना पड़ेगा ड्राइवर बनने के लिए। लीडरशिप आप दिल से महसूस करते हो किसी भी चीज को, किसी भी बात को अगर आप समझते हो और मौलिक बात समझ रहे हो तो लीडरशिप, कोई एक बच्चा भी आपको लीडरशिप दे सकता है। क्योंकि आपके लोग तो बात उठाने में असमर्थ हो गए, उन्होंने तो मैदान, वो तो गोद में बैठ गए लोगों की जाके, उन्होंने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया, उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए, वो तो नेताओं की चमचागिरी में व्यस्त हो गए और उन्हीं के फार्मूले पढ़ के आ जाते हैं और हमें बताने लगते हैं। मुझे गुस्सा तब आती है जब कुछ ज्ञानचंद आ जाते हैं सरकारी फॉर्मूला लेके कि सरकार के उसने कहा है, सरकार ने कहा है तो ठीक होगा क्या। सरकार का अगर फॉर्मूला है, कोई आईएएस एसी में बैठ के कोई उल्टा सीधा फॉर्मूला बना देता है जो ना तो मैथ्स के नियमों पे खरा उतरता है, ना अकाउंटिंग के नियमों पे खरा उतरता है, ना ही मानवता के नियमों पे खरा उतरता है, तो ऐसे आईएएस का करें क्या हम कि ना खाता ना भाई, जो बाबू कहे वही सही। कोई आईएएस बाबू अगर कर देता है ऐसी बात तो क्या मान लेंगे उसकी बात? नहीं माननी चाहिए। इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा। हम विनय करके अवज्ञा कर रहे हैं। ये 11 लाख की जो चेतावनी है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि ये आप चीटिंग कर रहे हो। देखो साफ साफ जब आप कह रहे हो कि हमने मिनिमम पेंशन 1000 कर दी तो हमारे अकाउंट में 800, 850, 900 रुपया क्यों आ रहा है। और मिनिमम पेंशन का मतलब आपने कंपनसेट किया, कोई फॉर्मूले से नहीं की, आपने हम लोगों को राहत दी है। हमें जो भी मिल रहा था वो 1000 हो जाना चाहिए। मोटी मोटी बात इसके किसी की समझ में आती है। मिनिमम पेंशन हमने 1000 कर दी क्योंकि इसमें ना कोई इफ ना कोई बट, कुछ नहीं लगा हुआ, सीधा सेंटेंस कहा है पीएमओ ने। तो इसकी मोटी मोटी बात है कि 1000 कर दी, यानी कि आप कुछ भी हो आपके साथ, आपने उधारी कटवाई हो, आपने कुछ कटवाई हो, आप हमसे 1000 रुपया ले जाओ जीने के लिए बगैर किसी फॉर्मूले के। तो ये ईपीएफओ क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगा रहा है?
जिस वजह से ये कट रही है। यानी मिनिमम पेंशन में भी टाका मार लिया, यानी राहत सामग्री में भी टाका मार लिया, यानी बेईमानी कर ली, सीधा सीधा चीटिंग कर ली राहत सामग्री में। अरे इनकम होती, कुछ मेहनत होती, उसमें काट लेते, जो सरकार से जो पेंशन होती उसे काट लेते, जो सरकार से राहत मिली उसको भी पेंशन समझ के काट लिया। पेंशन तो जो मिलनी थी, सरकार से राहत मिली, पेंशन में से तो आप काट ही रहे हो। 10% काटो, 15% काटो, जितनी पेंशन हमने ले ली या जितनी हमने बेच दी, आप कह रहे हो ना, पेंशन में से काटो, लेकिन राहत तो कंपनसेट कर रही है, 1000 पूरा कर देगी। सपोज करो मेरी 400 पेंशन है, उसमें से 100 काट ली, अब मेरी रह गई 300, तो 300 के बाद मुझे 700 की राहत मिलनी चाहिए सरकार से, 1000 पूरा हो जाएगा मेरा। अब हो क्या रहा है कि मेरी 400 है, तो 400 में से पहले तो मुझे 600 की राहत दी सरकार ने, या तो सरकार ने चीटिंग करी तो पूरी 1000 हो गई। 1000 में ईपीएफओ आया, कह रहा तुमने तो बेच रखी थी, मेरे को पैसा दे दो। तो भैया पहले काटो ना, पहले काटो और कंपनसेट करा के पूरी 1000 करो। ये होती है मानवता। और जो बाद में काट रहे हो तो ये होती है चीटिंग, क्योंकि ये बाद में क्या काटा जा रहा है, राहत काटी जा रही है, राहत सामग्री काटी जा रही है, जो सरकार की तरफ से 1000 की राहत मिल रही है उसमें से आप कटिंग कर रहे हो। ये हमें ना सिखाओ। ये जो चीटिंग का भाव है ना, ये अपनी पेंशन में से काटते, जो हमारी एक्चुअल पेंशन थी, हमारी राहत में से क्यों काट रहे हो। मैं फिर से समझाता हूं आपको, सरकार से जो 1000 की कंपनसेशन, 1000 मिनिमम पेंशन की राहत मिल रही है, ईपीएफओ उसमें से पैसा काट रहा है, और वो राहत भी फिक्स नहीं है जो काट ले, उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए था पेंशन में, क्योंकि पेंशन में से कितना भी काट लेता तो हमें राहत तो अपने आप सरकार को उसी हिसाब से बढ़ानी पड़ती। पेंशन पहले हमारी होती 300 रुपया, और 300 में से अगर 10% 15% राहत काट लेता तो जितनी भी हो जाती 200 सवा 200, सरकार उसको पूरा करके 1000 करती। लेकिन क्या कर रहे हैं, ये चीटिंग कर रहा है। ये समझाना चाहता हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और जो वो बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो उनका फॉर्मूला सही है, इसलिए आपने पेंशन बेची थी, आपने 10% 15% पेंशन लमसम में ले ली थी, इसलिए अब आपकी पेंशन इस राहत में से कटेगी। उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को पानी में भिगो भिगो के, अब मैं शब्द तो नहीं बोलूंगा, उससे पिटाई करनी चाहिए उनकी, तब उनकी बुद्धि में जो ताले पड़ गए हैं ना वो सही होंगे। क्योंकि ये नियम ऐसे बना रखे हैं, चीटिंग वाले नियम है। ये पढ़ाई इसीलिए तो करते हैं आईएएस कि चीट करें जनता को। जनता तो भोली वाली है, सीधी सादी, उसको क्या पता। लेकिन नॉर्मल दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से, नैतिक रूप से ये चीटिंग है। कानूनी रूप से, टेक्निकल रूप से ये सही कर रहे हैं, लेकिन नैतिक रूप से ये चीटिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं 1000 दे रहे हैं और आ रही है 1000 से कम। बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। आप देख रहे हो वीडियो, मैं चाहता हूं इस बार 1 लाख से ज्यादा लोग इसको समर्थन दें। और अब आपको देखिए 22 तारीख तक की डेडलाइन है, 22 तारीख तक सारे आपके जवाब प्रधानमंत्री को पहुंच जाने चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का एड्रेस भी भेजता हूं। लोग कहते हैं क्या करना है, करना क्या है, मैं जो व्हाट्सएप पे आपको फॉर्म भेजता हूं उसका प्रिंट आउट निकालो, उसे भरो और प्रधानमंत्री के एड्रेस पे भेज दो। कुछ कहते हैं हमें भाषा नहीं पता हिंदी, तो भैया गूगल से ट्रांसलेशन देख लो और अपनी भाषा में भर लो। अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी जो आपको आती है, जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, जो ब्लैंक स्पेस है, उसमें अपनी भाषा में भर लो। जिनको हिंदी नहीं आती वो अंग्रेजी में भर दें, फॉर्म पीएमओ में एक्सेप्ट हो ही जाएगा। और अगर किसी के पास जवाब आना शुरू हो गया है पीएमओ की तरफ से, तो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे वो जवाब जरूर भेज दे, जिससे मैं आगे की तैयारी करूं। क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब इन्होंने पेंशनर को छेड़ा है, तो पेंशनर अब इनको छोड़ेंगे नहीं और इनको सबक सिखाकर मानेंगे। मैं और आप मिलेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे और लॉजिकल बात करेंगे, ढंग की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे, नैतिक बात करेंगे, मानवतावादी बात करेंगे, तो जरूर ही हम इस बात पे सफल होंगे और हम अपना अधिकार हक लेकर रहेंगे और उन 7-8 करोड़ लोगों का भी हक और अधिकार दिलाएंगे जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगला जो 51 लाख का तमाचा होगा वो उन लोगों के साथ होगा और वो बहुत तगड़ा तमाचा होगा। देखते रहिए मिनी संसद।